हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 बिलियन में अंक के क्वेश्चन हम करा रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, पार्ट 3 है। आज भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाता है। अच्छा, 1 लीटर जल में कितनी मोल N2 गैस विलय होगा, मतलब मोलों की संख्या निकालनी है। N2 का आंशिक दाब दे के रखा है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान दे के रखा है, यानी हेनरी नियतांक दिया है और हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो ये मोल प्रभाज के फार्मूला से लगेगा। देखिएगा क्या क्या दिया है, पहले आप समझो। दे के रखा है बच्चों आपके पास आंशिक दाब, यानी P बराबर दे के रखा है 0.987 बार दिया है, ठीक है। हेनरी नियतांक का मान देके रखा है, KH का मान देके रखा है, हेनरी नियतांक का मान देके रखा है 76.48 किलो बार दिया है। तो किलो को यदि हम बार में चेंज करना चाहेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो KH बराबर आपका आ जाएगा, 3 जीरो का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा 400। ये आपका आ गया, ये आपका बच्चों आ गया हेनरी नियतांक। हेनरी के नियम से बताओ जरा, हेनरी का नियम क्या कहता है। हेनरी के नियम का नियम कहता है P = X × KH। ये हेनरी का नियम कहता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से मुझे X बराबर निकालना है तो P/KH करूँगा तो X का मान आ जाएगा। X मतलब मोल प्रभाज, ठीक है। X का मतलब मोल प्रभाज, ठीक है। ये मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी उसमें टोटल कितने मतलब जो आपका विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है। अब हमारे पास P का मान पता है, कितना है 0.987 डिवाइड बाय 76480। देखिएगा प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 987 हो गया। दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे आपका 76 ही रहने दो, 480। देखिएगा इसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 3 जीरो नीचे बढ़ाया और वहाँ दशमलव हटा दिया। इसके बाद देखो 76,000 है लेकिन ये 900 है, तो यदि मैं इसको डबल जीरो बढ़ा दूं तो ये 98,000 हो गया, डबल जीरो यहाँ हो गया तो 5 जीरो ही हो गया। अब ये एकम से भाग जाएगा प्यारे बच्चों, एकम से भाग जाएगा, 76 एकम 76, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर 76 के बाद लगभग 24 बचेगा, तो ये किससे जाएगा, लगभग दुक्के से जाएगा, ठीक है। और ये 5 जीरो है, ये 5 जीरो है, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये आपका X का मान आ गया। किसका मान आ गया बच्चों, X का मान आ गया। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा कि 1 लीटर जल की बात की जा रही है, ठीक है। 1 लीटर जल की बात की जा रही है। कितने लीटर की बात की जा रही है, 1 लीटर। तो 1 लीटर जल में कितने मोल है बच्चों बताओ। 1 लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है, मोलरता हमने पढ़ाया था, होते हैं। मतलब जल के मोलों की संख्या भी हमको पता हो गई। मतलब हमें X यानी N2 का मोल प्रभाज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा बच्चों है ना N2 है, N2 का कितना मोल है ये करना पड़ेगा। और फिर ठीक बिलियन में जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या। तो अपना जल है, जल का कितना हो जाएगा 55.5। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसका वैल्यू बहुत कम है इसलिए नीचे वाले की उपेक्षा कर देंगे। तो इसका मान अपना 1.29 × 10⁻⁵ इक्वल n मोल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसकी उपेक्षा करेंगे तो नीचे 55.5 आ जाएगा। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यानी 1.29 में 55.5 का गुणा करेंगे, 10⁻⁻5 ऑलरेडी है तो आपका n मोल आ जाएगा। गुणा करते रहिएगा, 12 का सीधा सीधा गुणा करो, 12 पंचे 60 और लगभग आ जाएगा। देखो 12 पंचे 60 मतलब 13 मान के चलो ना, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 की 5, फिर बच्चों 13 पंचे 65 और 6 कितना हो जाएगा 71, है ना, इतना आ जाएगा, ठीक। फिर 7 आ जाएगा, लगभग ऐसे आता जाएगा। तो दशमलव आप कितने अंक के पहले लगाएंगे,
तो दशमलव मान के चलते इसको हटा देते, 5 को हटा दो तो 2 अंक, इसको मान ली 55 में इसका गुणा 2 अंक के पहले कर दो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये दशमलव कहाँ जाएगा सर, दिक्कत करेगा ना। तो एक काम करते हैं, दशमलव हटाने के लिए एक तरीका होता है, 10 घाते माइनस कम कर देंगे तो आपका n मोल आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ है, ये आप लोग गुणा करते रहिएगा, इतना वैल्यू आएगा बच्चों, इतना वैल्यू आएगा n का मान, ठीक। गुणा करेंगे लगभग इतना ही आएगा, आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ओके, ठीक। भाई देखिए ना, 1 दशमलव इधर खिसक गया 10 घाते माइनस 4, इसके कारण ऐसा आएगा। एक बार इसका मल्टीप्लाई कर लेना ना सीधा सीधा, जैसे पूरा 13 पचे 65 की 5 हो जाएगा, 13 पचे 65 71, फिर 13 पचे 65 7 कितना हो जाएगा, है ना। फिर वही लगभग, क्योंकि ये 13 हम मान के चल रहे हैं, 13 हम मान के चल रहे हैं, बाकी वो लगभग बताए ना, ये 12.9 है। तो यही है, थोड़ा सा पॉइंट में रहता है तो इधर उधर आपका आता ही रहता है वैल्यू। तो देखिए कैलकुलेशन में अपना इतना आया 71.5, लेकिन बच्चों 7.1 करना है, इसलिए 10 घाते माइनस 4 हो गया। 71.5 आता, मतलब इस 5 को भी लेते तो, ठीक है। और ये 13 नहीं है, 13 से कम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 का जब डायरेक्ट गुणा करते हैं तो इससे थोड़ा अलग वैल्यू आएगा। और ये अपना 10 घाते माइनस 4 क्यों हो गया, क्योंकि एक दशमलव खिसकाया हमने, इसलिए 10 घाते माइनस 4 हो गया। दशमलव को बदलने में इधर उधर आपसे आना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के भाई सिलेबस में है तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कितना ईजी था, उम्मीद करता हूँ आप लोग। देखो भाई क्वेश्चन फंसा हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया रहता, थोड़ा फंसा के ही आता है। अब आप सोचो कि डायरेक्ट आ जाएगा तो इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सड़े हुए अंडे जैसे गंध वाली विषैली गैस में H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में HTP पर विलेयता 0.195 मोल हो तो केंद्रीय स्थिरांक की गणना करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर मोलों की संख्या पर थोड़ा आप लोग निष्कर्ष निकालिएगा कि यदि बोला गया है कि H2S के मोलों की संख्या, मतलब H2S है कि मोल संख्या कितनी है बच्चों, आप लोग बताओ कितना है, 0.195 मोलर। इसका मतलब यदि मैं H2O की मात्रा बोल दूं, H2O की मात्रा, इसका मतलब ये है बच्चों H2O की मात्रा 1000 है, 1000 ग्राम है, क्योंकि है ना ये बोला है 0.195, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम विलायक में इतना मोल की संख्या H2S के मोल की संख्या है। यानी दो चीज़ हमें प्राप्त हो गया, इसका मतलब दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो पहले तो आप लोग लिखोगे कि 0.195 मोलर का अर्थ है कि भाई 0.195 मोल 1000 ग्राम में घुला हुआ है। तो मतलब H2S जो आपका H2S, इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.195। और अभी आपने जल की मोलरता, यानी हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम में मोल कितना है, 55.5। अब यदि आपको दो चीज़ मिल गया, क्या दो चीज़ मिल गया बच्चों, कि दोनों घटक के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। और हमें क्या निकालना है कि H2S की मोल प्रभाज, H2S की मात्रा, ठीक है, H2S की मात्रा। तो मात्रा के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हम मोल प्रभाज का फार्मूला लगाएंगे। कैसे मोल प्रभाज का फार्मूला लगाते हैं, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, नीचे विलयन के समस्त घटकों का, है ना, मोल प्रभाज मोलों की संख्या। जैसे हमें H2S की मोल अंश निकालनी है तो NB यानी H2S की मोल संख्या ऊपर रखेंगे बच्चों और नीचे विलयन के समस्त घटकों का। तो इसका मान है 0.195, है ना। Na का मान है अपना, Na का मान 55.5 और NB का मान है 0.195। इसको जोड़ोगे बच्चों तो 55.6 आएगा, यानी 0.195 में 55.69 का गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 0.0035। ये आपका मोल अंश का मान निकल कर आया, मतलब हमें x बराबर प्राप्त हो गया, x बराबर हमें मिल गया बच्चों। x बराबर जब हमें मिल गया तो हमें क्या निकालना, हेनरी स्थिरांक। तो p बराबर क्या आपने पढ़ा, x इंटू KH, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे KH का मान निकालना है तो p अपान x करेंगे। तो हमारे पास भैया अब फार्मूला क्लियर हो गया है, जनरेट हो गया है कि KH मान निकालने के लिए p अपान x निकालना है। तो p का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिख दिया है, इसमें p का मान है 0.987
और x का वैल्यू कितना आया है 0.0035। इसका आप लोगों को भाग करना है, जो आंसर आए बच्चों वही लिख देना है। ठीक है, ये देखिए सारा नोट्स है, हम नोट्स बनाकर रखे हुए हैं, अभी किसी बच्चे को नोट्स इसका नहीं देते हैं। लगभग 282 बार आएगा। ठीक, तो ये हिंदी वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन देता है। हिंदी वाला क्वेश्चन सभी बच्चों से नहीं बन पाता है, जबकि बहुत इजी रहता है। हिंदी वाला क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा इजी है, लेकिन माइंड में इसको है ना सॉल्व करना कठिन रहता है, सॉल्व करना इसको कठिन है। जैसे देखिएगा हिंदी स्थिरांक वाला अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता। बढ़िया है। हिंदी स्थिरांक का मान देके रखा है, अच्छा है। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा निकालनी है। CO2 की मात्रा निकालनी है, यानी CO2 की मोल संख्या निकालनी है बच्चों, मोल प्रभाज निकालनी है। ठीक है, चलो सबसे पहली बोला है CO2 की मोल संख्या यानी मात्रा निकालनी है। क्या बात है। सबसे पहले दिया क्या क्या है बच्चों, KH का मान दिया है। KH का मान मतलब हेनरी नियतांक 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना 8। पहला तो ये कंडीशन देके रखा है। दूसरा चीज है 2.5 ATM है, 2.5 यानी दाब देके रखा है 2.5 ATM। अच्छा सर पास्कल में क्यों, क्योंकि जो आपका हेनरी नियतांक है वो पास्कल में दिया है, तो इसको भी हम पास्कल में बदलेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यही सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। इसका गुणा करेंगे तो पास्कल में बदलेगा, तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.533, 2.533 गुणे 10⁻5 आ जाएगा। ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने दाब निकाल लिया। अब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो जब भी हम मोलों की संख्या निकालते हैं तो भाई जितने भी घटक हैं, मोल अंश जिसे बोलते हैं, मोल प्रभाज जिसे बोलते हैं, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए, मोल अंश निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो जल का तो आपको पता है कि 55.55 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 500 ml के लिए बात की जा रही, तो 500 ml के लिए उसका आधा करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि 1000 ग्राम में H2O के मोल की संख्या है ना कितनी होगी बच्चों, मतलब यदि मैं आपसे कह दूं Na तो आप कहोगे 55.5, लेकिन वहीं पे जब इसको 500 ग्राम में करोगे तो इसका आधा हो जाएगा, 27 कुछ और आएगा बच्चों। 2 का भाग दे दो तो आपका आएगा लगभग 2 दूनी 4 ना 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 इतना आएगा। ये आपका Na आ गया 500 के लिए, 500 ग्राम के लिए आ गया, क्योंकि क्वेश्चन है 500 ml है तो 500 ml ले लो, है ना। तो 500 ml मतलब 500 ग्राम जल में आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आपका हेनरी नियतांक दिया है और P का मान दिया है, इन दोनों से हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकाल सकते हैं कि कितना विलेय है, कितना विलेय है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, P/KH, P/KH, यही तो फार्मूला होता है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू अपने पास है 2.5 है ना, 33 गुणे 10⁻5 है, और KH का मान है 1.67 गुणे 10⁻8। इसको कैलकुलेशन करोगे बच्चों। ठीक है, देखो 5 से तो 5 कट जाएगा, 10⁻3 ही बचेगा। ठीक है, ये भाग चला जाएगा, 16 एक कम जाएगा, 1 कुछ आएगा और 10⁻3 आ जाएगा। देखिएगा 1 कुछ आएगा, देखो 10⁻3 आ गया। 1.5 है मान लीजिए, तो 1.5 कर लिए और गुणे 10 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये अपना x का वैल्यू आ गया, मतलब मोल अंश निकल कर आया। अब मोल अंश का फार्मूला क्या है आप लोग ही बताओ। तो कहोगे सर यदि हमारे पास ये B घटक है तो NB और नीचे Na प्लस NB, यही तो है। ठीक है, Na प्लस NB, और हमें मान लीजिए NB का मान निकालना है तो इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसकी मात्रा कम होती है इसलिए इसकी उपेक्षा करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, NB/Na। x बराबर अपना है 1.5 गुणे 10⁻³ और हमें Na का मान पता है, कितना है सर, 27.7।
अब NB का मल्टीप्लाई कर दो, इधर पक्षांतर कर दो, तो भैया 1.5 गुणे 10 घाते -3 गुणे 27.7, ये मेथड हो गया। फिर 15 का गुणा करोगे, 15 सत्ते 105 की 5 हासिल 10, 15 सत्ते 105, 15 फिर 115 की 5 हासिल 11, 15 दूना 30, 41.2 अंक के पहले इतना आ जाएगा 10 घाते -3, दशमलव खिसकाएंगे तो 4.1 आ जाएगा 10 घाते -2। ये तरीका है बच्चों आप लोगों को सॉल्व करने का, ठीक है। देखो प्रोसेस बढ़िया है, ठीक है, और वो अपना मान वही आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये आ गया वही है, 4.1 करोगे 10 घाते -2 आएगा। ये अपना वैल्यू जहाँ तक हमने निकाला है, ये मोलों की मोल संख्या इतना अपने पास आ गया है, 4.1 है, 10 घाते -2 है। इधर गुणा करोगे तो 0 पॉइंट और आ जाएगा, 0 दशमलव आ जाएगा इधर, और 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1, ऐसा करके वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा गुणा भाग करने में, आप लोग गुणा भाग करते रहिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो कितनी की मोल संख्या है और मोलर द्रव्यमान कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 44 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 44 कैसे, CO2 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है ऑक्सीजन, तो 16 दूना 32 और 32 12 44। तो एक के लिए मोल की संख्या कितना है बच्चों, 0.042। तो हम 44 के लिए निकालेंगे तो 44 का गुणा कर देंगे। ये तरीका है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अब हेनरी वाला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हेनरी वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, और भी आपके सिलेबस में होगा, लेकिन हेनरी वाला टाइप जो है मैंने बता दिया है कि भाई हेनरी का मान दिया रहेगा, उससे मोल अंश निकाल सकते हो, है ना। फिर मोल अंश के आधार पर या तो मोलों की संख्या पूछी जाएगी, है ना, मोल का मान कितने मोल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मोल का मान, ठीक है, H2O के मोल का मान, कोई भी यौगिक दिया रहेगा तो इसी तरीके से निकालना रहेगा, ओके। अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 शुद्ध वाष्प दाब देके रखा है, तो P0A का मतलब है 0.850 बार, ठीक है। इसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट यानी WB देके रखा है, विलेय का मात्रा देके रखा है 0.5 ग्राम, कितना में घोला गया है, 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया, मतलब WA वेट देके रखा है 39, है ना। तो आप 2 कर लो, 3 कर लो, 39 है, 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब यानी PA बराबर देके रखा है, कितना देके रखा है, 0.845, है ना, ये आपका देके रखा है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मतलब हमें निकालना है MB का मान, ठोस यानी जो विद्युत अपघट्ट है उसका वैल्यू हमको निकालना है, ये आपको वैल्यू देके रखा है। तो अब आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, है ना, उम्मीद करता हूँ कि जब हम राउल्ट का नियम पढ़ाए थे, फिर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कराए थे, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक चीज़ और देके रखा है आपका, जो 1 है इसका मतलब है बेंजीन का आणविक द्रव्यमान देके रखा है 78, मतलब MA का मान देके रखा है 78, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है कि P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल बच्चों WA बटा है ना MA, ठीक है, WA नीचे रहता है, WB बटा MB, ये फार्मूला है। और ये हो जाएगा नीचे WA आएगा, WA और नीचे MA, ऊपर MA, ये फार्मूला है, ठीक है। सर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर से मैं लिख देता हूँ, WB बटा MB और यहाँ WA बटा MA, तो MA ऊपर चला जाएगा। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। आप पूरा वैल्यू पुट कर दो और MB का मान निकाल दो, आसान है, बहुत आसान है। P0A माइनस PA 0.850 माइनस 0.845 नीचे 0.850 इक्वल WB कितना अपने पास 0.5, MB का मान कितना है हमें निकालना है,
ठीक है। इसके बाद MA का मान कितना है अपने पास, MA का मान है 78। इसके बाद WA का मान कितना है 39.39 ही रहने दो, ठीक है। यदि हम बात करें ये कटेगा 39 दूना से तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों घटाएंगे तो 0.005 आएगा और नीचे 850 आएगा, इक्वल में 0.5 × 2/MB आ जाएगा। देखो एक तरीका होता है सॉल्व करने का, दशमलव जब हटाएंगे तो दोनों से हट जाएगा तो 850 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा MB का मान। 5 से काट दो 17×85, 17 का गुणा कर दो, MB बराबर 170 आ जाएगा, MB बराबर 170 आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले से हम MB का मान निकाल रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखो तरीका हम बता रहे हैं, मेहनत करना आपकी जिम्मेवारी है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। तरीका जितना हो सकता है हम आपको करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोले सर आंकी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आंकी क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यदि मेहनत नहीं करोगे बच्चों तो कितना भी हम आपको पढ़ा दें इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक सासपेन में 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 18 ग्राम है ना, WB का मान देखे रखा है, ठीक है। C6H12O6 इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो 180 आता है। कार्बन का आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई कर देना, 6 है तो 6 गुना हो जाएगा, 12 है तो 12 गुना हो जाएगा। 1 किलोग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। विलायक का वेट दे के रखा है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। फिर बच्चों 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, ओके, मतलब तापमान निकालना है। जल के लिए Kb का मान देखिए रखा है, बॉइलिंग स्थिरांक देखिए रखा है 0.53 है ना। तो अब बच्चों इसका आसान है, पहले क्या क्या दे के रखा है वो चीज़ आप पता करो। जैसे हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज, विलेय का वेट दे के रखा है, WB कितना है 18 ग्राम, ठीक है सर, ये अपने पास दे के रखा है। और क्या क्या दिया है, हम यदि बात करते हैं कि C6H12O6 इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो 180 आएगा। कैसे आएगा, आपका 12 होता है कार्बन का, तो 12 6 कितना होता है, 12 5 60, 12 6 72, इसका हो गया। और हाइड्रोजन 1 होता है, 12 है तो 72 और जोड़ दोगे तो बच्चों 84 हो जाएगा। फिर 16 होता है तो 16 5 80, 16 6 96, C6H12O6 तो 96 जोड़ दोगे 84 में तो 180 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। H2O में घोला गया है, मतलब यदि आपसे कह दूं कि WA दे के रखा है कितना, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दे के रखा है, ठीक है सर। और Kb का मान दे के रखा है, जरा देखो Kb का मान दे के रखा है, Kb का मान दिया है, कितना है Kb का मान 0.52, कितना है बच्चों 0.52, ठीक है। बाकी जो आपका यहाँ पे इसका मात्रक दिखा है किलोग्राम, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर Kb का मतलब होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो हमें अब ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा TB बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा Kb × M, मूललता के समानुपाती होता है। किसके, मूललता के समानुपाती होता है। और मूललता का फार्मूला क्या होता है बताओ, WB/MB गुणे 1000/WA, ये फार्मूला होता है। तो ये आपका कितना ताप में वृद्धि होता है ये बताता है। Kb का मान कितना 0.52, WB का मान कितना है 18, MB का मान है 180, इसका 1000 है और WA का मान भी 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये बचेगा 10 का भाग दे देंगे इसमें तो डेल्टा TB बराबर आपका आ जाएगा 0.10 का और भाग देंगे तो 0.52 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका
तापमान में वृद्धि आ गया है। लेकिन पूछा गया क्या है बच्चों, ये किस ताप पर उबलेगा। तो इतना ताप बढ़ गया है और पहले से भी ताप होता है 273, है ना, 273 पहले से होता है। ठीक है, देखो जरा कितना तापमान में वृद्धि हुआ, ये चीज़ पता हो गया हमको। और पहले से हम जानते हैं कि विलयन का क्वथनांक 373 पहले से रहता है ना, तो उसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना विलयन का क्वथनांक हो गया, कितना ताप में वृद्धि हुआ वो तो हमें निकालने पर पता चल गया कि 0.052 ये तापमान में वृद्धि हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले से भी तो कुछ रहता है ना, तो 373.15 और इसको ऐड कर देंगे तो इतना हो गया, उसका क्वथनांक हो गया। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे थोड़ा सा मज़ेदार था लेकिन इंटरेस्टेड नहीं था। मैं आपको बता दूं कि यदि सोचोगे कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन रहेंगे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, एक क्वेश्चन करने में समस्या आ जाती है ना। तो आप लोग ये 4-5 क्वेश्चन करिएगा, अगले लेक्चर में हम फिर और आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। देखिए हमारा पूरा नोट्स तैयार है, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है नोट्स में, है ना, और इसको हमको बस समझाना है आप लोगों को, आप लोग भी बढ़िया समझते चले। और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कराएंगे हम, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं। और इस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन, अति से ज़्यादा क्वेश्चन है, अति से ज़्यादा क्वेश्चन। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो काम का है, जो एग्ज़ाम के लेवल का है, और जो थोड़ा सा ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है उनको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप लोग मेहनत करो, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। आगे क्वेश्चन भी करना है तो कौन से क्वेश्चन करने हैं जो सीधा फार्मूला लगाओ और आंसर आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। अब देखो ना इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है, लगभग मैं बता दूं आंकी क्वेश्चन ना तो आप लोगों को 20 से 25-30 पेज हो जाएंगे, फिर भी आगे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, चैप्टर नंबर जो सोल्यूशन है। लेकिन फिर भी आप लोग धीरे धीरे करते रहिएगा, हम आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 4-5 क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।